Hello everyone, welcome to the channel. In today's video lecture, we will discuss some more questions of Kanpur University's exam paper of BA Semester 2 2023 के एग्ज़ाम पेपर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसके 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस some more questions of that. So इसका जो 16 क्वेश्चन है, G.S. Khurye dissertations Caste and Race in India was published in which year? तो G.S. Khurye का जो शोध प्रबंध था, जो उन्होंने उनका PhD इसी टॉपिक पे था, उनका PhD था कास्ट एंड रेस इन इंडिया पे, इस पर उन्होंने अपना PhD किया था. तो इनका जो शोध प्रबंध था वो कब प्रकाशित हुआ? तो उसका पब्लिकेशन ईयर जो था वो था 1932. ये आपका ए ऑप्शन राइट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट रिजले बॉसा. हर्बर्ट रिजले क्या थे आपसे पूछा है. तो हर्बर्ट रिजले आपके ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. अकॉर्डिंग टू G.S. Khurye, what are the salient feature of caste system? G.S. Khurye के अनुसार जाति व्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले बात आती है कि जो G.S. Khurye थे, उन्होंने अभी आपने देखा कि G.S. Khurye ने अपना PhD केस पे किया है कास्ट एंड रेस इन इंडिया. तो बहुत डिटेल में उन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम की स्टडी की, क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक पे PhD किया. इन्होंने कास्ट की जब स्टडी की तो उन्होंने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई थी. तो कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, तो G.S. Khurye कास्ट की टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स 6 बताते हैं. टोटल नंबर उनका 6 है. 6 उन्होंने बताई हैं कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो कहते हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी की. दूसरा वो कहते हैं कि हायरार्की होती है. तीसरा वो कहते हैं कि सिविल और रिलीजियस हमें डिसेबिलिटीज़ भी हैं उसमें. ऑक्यूपेशन के लेके रिस्ट्रिक्शन की बात की फोर्थ में उन्होंने. उसके बाद उन्होंने फूड और सोशल बिहेवियर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन को बताया. और लास्ट उन्होंने इंडोगैमी की बात की. यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक दी हैं और आपसे पूछा है कि कौन कौन सी. तो इसमें बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि सेगमेंटल डिवीजन की बात वो करते हैं, यानी कि समाज का खंडात्मक विभाजन की बात G.S. Khurye करते हैं, और हायरार्की की बात करते हैं. ये दोनों चीज़ें अकॉर्डिंग टू G.S. Khurye कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं. ऑन द अदर हैंड बात करते हैं सिविल और रिलीजियस एबिलिटीज़ की, यानी कि नागरिक और धार्मिक क्षमता, वो नहीं आता. वो कहते हैं सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटी की बात करते हैं कि कुछ रिलीजियस डिसेबल्ड किया गया है, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं कुछ लोगों को. और जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी अपर कास्ट यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको कुछ अलग से प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और कुछ जो हमारी लोअर कास्ट थी उनको डिसेबल किया गया है, ये उन्होंने बोला. और इन्होंने बोला कि ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें लिखा है कि चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इन मैरिज. तो ऑक्यूपेशन और मैरिज का कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपके लिए रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं G.S. Khurye. सोशोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली जो भी थिंकर है वो कोई भी थ्योरी देते हैं तो उस पर्टिकुलर एरा की वो थ्योरी होती है, उस टाइम पे वो जो सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी. G.S. Khurye का जब टाइम पीरियड रहा तब कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड होता था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दी है. अभी भी आपको कहीं कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि ये चीज़ अभी प्रेजेंट है या नहीं. G.S. Khurye अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, जिसमें सेगमेंटल डिवीजन है. जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी को कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, समाज का खंड में विभाजन कर देता है. और हायरार्की उसमें एक श्रेणीबद्धता है या संस्तरण होता है कि कोई है उसको बहुत ऊपर पोजीशन पे रखा है, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, ऐसे एक हायरार्की. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हिज स्टडीज G.S. Khurye यूज्ड द फील्ड वर्क मेथड. सो G.S. Khurye ने अपनी स्टडीज़ में फील्ड वर्क मेथड को किस स्टडी में यूज़ किया है?
तो ये सारी ही जितनी आपको स्टडीज़ दिख रही हैं, जो भी ये हैं, ये सारी ही जीएस कुरियर की बुक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी पीएचडी थीसिस का टाइटल था, आपने देखा। कास्ट पे इनकी दूसरी बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके बाद कल्चर एंड सोसाइटी भी इनकी ही बुक है। और नेक्स्ट जो है, जो महादेव कोहलीज़ है, वो इसका राइट आंसर है। महादेव कोहलीज़ में इन्होंने थोड़ा सा फील्ड वर्क किया था। स्पेसिफिकली अगर इनके हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को यूज़ करते थे। भारत विद्या शास्त्रीय जो इनका परिप्रेक्ष्य था वो था, और ये पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य यानी कि बुक व्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्किकस एंड होमो इक्वालिस बुक्स आर रिटन बाय होम। होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस जो किताबें हैं वो किसने लिखी हैं? तो हमारे थिंकर है लुई डूमोंट। लुई डूमोंट जो है, लुई डूमोंट, इन्होंने लिखी है होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस बुक्स। ये दोनों बुक लुई डूमोंट की हैं। लुई डूमोंट की पर्सपेक्टिव की बात आती है, उन्होंने अपनी स्टडीज़ में पर्सपेक्टिव इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही यूज़ किया था। इन्होंने होमो हायरार्किकस बुक में कास्ट की ही स्टडी डिटेल की है और इंडिया के कास्ट सिस्टम को बताया है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट द नोशन ऑफ फंडामेंटल अपोजिशन बिटवीन द प्योर एंड इम्प्योर इज द हॉलमार्क ऑफ कास्ट सिस्टम। किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मौलिक विरोध की धारणा जाति व्यवस्था की पहचान है? तो ये बेसिकली स्टेटमेंट हमारे, अभी मैंने आपको बताया कि लुई डूमोंट जो थे, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी होमो हायरार्किकस, उसमें उन्होंने कास्ट की स्टडी की है। उन्होंने प्योर और इम्प्योर के बारे में उसमें बताया है कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करता है। जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने आप को प्योर मान रहे हैं, और वो जो आपके लोअर कास्ट के हैं या ऐसी लोग हैं उनको वो इम्प्योर मानते हैं। तो पवित्रता और अपवित्रता की ये बात करते हैं, शुद्ध और अशुद्धता की बात करते हैं। तो इन्हीं के बीच में जो देखा जाए, जो हमारा पूरा कास्ट सिस्टम है उसका फंडामेंटल अपोजिशन जो है वो यही बोलता है। ये लुई डूमोंट का स्टेटमेंट है, ये लुई डूमोंट ने बोला है। नेक्स्ट है आपका, who first used the concept of social structure in sociology? So social structure in sociology यानी कि समाजशास्त्र में सामाजिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर आपके सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो हमारी सोशोलॉजी है उसमें सोशल स्ट्रक्चर यूज़ करने की बात थी। समाजशास्त्र में सामाजिक अवधारणा को सबसे पहले फर्स्टली इन्होंने यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस आर दोज ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस विच मेक फॉर द एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम, हुज स्टेटमेंट इज दिस? प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तो फंक्शन की जो डिटेल स्टडी है ये हमारे थिंकर थे R.K. मॉर्टन। इनका अगर फुल नेम की बात करते हैं तो रॉबर्ट किंग मॉर्टन नाम था। इन्होंने फंक्शन और डिसफंक्शन की स्टडी की थी, प्रकार्य और अप्रकार्य ये बताते हैं। तो फंक्शन को उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि फंक्शन वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारा जो गिवन सिस्टम है उसमें एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट जो है वो बना रहे हैं। यानी कि प्रकार्य जो है वो ऐसे एक रिजल्ट है या परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो पूरा सोशल सिस्टम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अनुकूलन और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। वो इसकी बात ये करते हैं आपके R.K. मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड? तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके बहुत ही रिनोड हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, इमाइल डर्कहाइम। इमाइल दुर्खीम बोलते हैं उन्हें हिंदी में। तो इमाइल डर्कहाइम की फेमस बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इम्पॉर्टेंट है, आप इसका जो भी ये बुक्स अभी आप देख रहे हैं उनके पब्लिकेशन ईयर भी आप साथ में उनके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया का पब्लिकेशन ईयर भी पूछा गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
आप साथ में उसे नोट डाउन कर लीजिए, तो मे बी आपको रिकॉल रहता है, थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि टाइम पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सो निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को नहीं दर्शाता। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को कौन नहीं दर्शाता है, तो डिफ़िकल्टी इन वेरिफिकेशन की जब बात आएगी, तो ये जो है ये हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की यूज़ को तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है या उसको तो नहीं डिफ़ाइन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, यानी कि जो भी विशिष्ट घटनाएं हैं उनका अध्ययन कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर उपयोगिता की बात होती है तो स्पेसिफिक इवेंट्स की स्टडी करता है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एक मेथड है। वर्णनात्मक अध्ययन उसमें किया जाता है, डिटेल स्टडी की जाती है और वो क्लासिफाई भी करता है चीज़ों को। बट अगर ये कहें कि वेरीफाई करने में डिफ़िकल्टी है तो ये गलत होगा, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर स्टडीड कास्ट सिस्टम इन द तंजौर विलेज ऑफ कुंभापेट्टी। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कुंभापेट्टी के तंजौर गांव में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। तो हम देखते हैं कि कास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में कास्ट दिया है, बट सिर्फ कास्ट पढ़ लेना कि उसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग विलेजेस में कास्ट की स्टडी की है। जैसे आपने देखा कि जो जीएस खुरिये हैं वो कास्ट पे डिटेल थीसिस ही लिखी है उन्होंने, अपनी पीएचडी थीसिस, तो उन्होंने कास्ट की स्टडी की है। ऐसे ही अभी लुई डोमो ने स्टडी की। तो जितने लोगों ने कास्ट स्टडी की है, इस पर्टिकुलर विलेज की स्टडी की है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप क्वेश्चंस को देख लें। तो ये जो आपका तंजौर विलेज था, कुंभापेट्टी जो था, उसकी जो उसमें कास्ट सिस्टम के बारे में स्टडी की थी, ये थे हमारे कैथलीन गफ। तो इसका जो है सी राइट है आंसर इसका। कैथलीन गफ जो एक थिंकर थे, उन्होंने ये तंजौर गांव जो कुंभापेट्टी में था उसकी इन्होंने कास्ट सिस्टम की डिटेल स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिंग अनदर कल्चर बेस्ड ऑन वन ओन्स कल्चर नॉर्म इज कॉल्ड। किसी अन्य की संस्कृति को अपने स्वयं के सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर आंकना क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म, यानी कि प्रजाति केंद्रिता। प्रजाति केंद्रिता यानी कि इथनोसेंट्रिज्म वो होता है कि हम अपने कल्चर को बेस बना लें और हम दूसरे कल्चर की चीज़ों को जज करें। जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर में कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, बट वही वेस्टर्न कल्चर के लिए वो वैसा चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। तो हम इसके बेस पे ये जज करें कि जैसे कि अगर हम हिंदुज़म और मुस्लिम उसको ही ले लेते हैं, मुस्लिम्स में लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हिंदुज़म बात करता है मूर्ति पूजा की, बट ऑन दी अदर हैंड अगर मुस्लिम्स की बात करते हैं तो वो मूर्ति पूजा को फॉलो नहीं करते। बट इसको हम बेस बना के ये कहें कि ये रिलीजन बेहतर है या हमारा रिलीजन अच्छा है उनका ख़राब है, या वो कहें कि उनका अच्छा है हमारा ख़राब है, तो ये इथनोसेंट्रिज्म होगा। किसी के दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के से जज करना ही इथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। किसी दूसरे की संस्कृति को अपनी संस्कृति के जो भी नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे आंकना क्या कहलाता है, इथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कारवे डिवाइडेड द लैंग्वेज ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू हाउ मैनी फैमिलीज। तो जो हमारी इरावती कारवे थी, इरावती कारवे हमारे इंडियन थिंकर हैं। इन्होंने जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसको भाषाओं के परिवारों में डिवाइड किया था। इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की है किनशिप सिस्टम की, यानी कि नातेदारी व्यवस्था की इन्होंने स्टडी की थी। इनकी बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सो उसमें इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो अगर सिंपली अगर एरिया के बेसिस पे देखें तो इन्होंने 4 जोन बताए हैं या 4 क्षेत्र बताए हैं। इन्होंने जो हमारा पूरा इंडिया है उसको नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन और ईस्टर्न जोन में डिवाइड किया है। उसके बाद अगर लैंग्वेज के बेसिस पे देखते हैं तो इन्होंने 4
उसमें डिवाइड किया है। इन्होंने कहा जोन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि इंडो यूरोपियन भाषीय क्षेत्र जहाँ पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जोन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, जहाँ पे द्रविड़ भाषाभाषी के लोग हैं। और फिर उन्होंने बताया जोन ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि संक्रमणीय क्षेत्र की बात इन्होंने की। और इन्होंने बताया है एस्ट्रो एशियाटिक भाषाई क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। तो इन्होंने टोटल 4 बताए हैं लैंग्वेजेस। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ ये 4 तरीके की लैंग्वेज की फैमिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 18th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में 18th नहीं है, 8th है। 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या क्या है? तो 8वीं अनुसूची में जो आपकी ये संविधान की भाषाएं बताई गई हैं, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ शेड्यूल में डिवाइडेड है। तो उसमें जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज की बात कर रही है। तो उसमें 8th शेड्यूल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है। तो उसमें उन्होंने 22 लैंग्वेजेस को, पूरे इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेजेस को कंसीडर किया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़िया वॉज प्रोवाइडेड विद क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन विच ईयर। ओडिया जो लैंग्वेज है उसको किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया? तो ये आपका 2014 इसका राइट आंसर होगा। 2014 में जो ओडिया थी उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्टिंग इन इंडिया। सो इसमें से कौन सी लैंग्वेज फैमिली जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती? इसका राइट आंसर है अफ्रीकन एंड एशियन। तो अफ्रीकी एशियाई जो है वो लैंग्वेज जो है वो इंडिया में उस तरीके का परिवार आपको नहीं मिलेगा। तिब्बती बर्मन मिलेगा, द्रविडियन मिलेगा और ऑस्ट्रो एशियन भी मिलेगा। नेक्स्ट है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ अष्टांगिक मार्ग। निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है? जब अष्टांगिक मार्ग फिलॉसफी की बात आती है तो आपके गौतम बुद्ध जो है उनका नाम आता है। तो अष्टांगिक मार्ग फिलॉसफी की बात आपके गौतम बुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। अग्नि मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इसको आप पारसी रिलीजन से रिलेट करते हैं। पारसी में अग्नि मंदिर जो है उसको पूजा स्थल बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आश्रम लास्टेड फ्रॉम 50 to 75 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 50 से 70 वर्ष की आयु तक कौन सा आश्रम जो है वो रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा वानप्रस्थ। आपको पता है कि आश्रम सिस्टम की बात करते हैं तो आश्रम सिस्टम जो है वो आपकी जो पूरा एक ह्यूमन है उसकी लाइफ को ये मान के चलता है कि वो 100 ईयर्स की उसकी मिनिमम जो लाइफ है वो 100 ईयर्स की लाइफ होती है। पहले होती भी थी लोगों की 100 ईयर्स की लाइफ होती थी। तो उसमें उन्होंने उनको 4 आश्रम में डिवाइड किया है। उन चारों के नाम ही दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ और लास्ट में आता है संन्यास। ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सब को उसने अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करें तो 25 नंबर आता है। तो बस वही 25 का एज लेना है हमें सब में। तो अगर ब्रह्मचर्य की बात करें तो वो 0 से 25, गृहस्थ जो है वो 25 से 50 है, वानप्रस्थ जो है वो 50 to 75 है और वहीं पे संन्यास जो है वो 75 to 100 आता है। ये था आपका पूरा आश्रम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिलीजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन साइज एज पर द 2011 सेंसस डेटा। आपको पता है कि हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी तो 2011 में हुई थी हमारी जनगणना वैसे 10 ईयर्स में होती है, यानी सेंसस हमारी 10 साल में एक बार होती है, बट ड्यू टू कोविड
इन 2021 सेंसस जो थी वो नहीं आपकी हो पाई। हमें लास्ट सेंसस का ही डेटा पढ़ना होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो 2011 की अगर या 2011 की जनगणना की बात आती है तो उसके आंकड़ों के बारे में कहा जाता है कि जनसंख्या के आधार या आकार के हिसाब से घटते क्रम में धर्म जो है उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है। जब असेंडिंग का होगा तो असेंडिंग में इसका जस्ट ऑपोजिट आंसर होगा। जो आंसर अभी आपको बताया जा रहा है वो डिसेंडिंग का है, और जब आपसे असेंडिंग बोलेगा तो ये जस्ट ऑपोजिट होगा। तो डिसेंडिंग में सबसे जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है आकार की दृष्टि से, जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है और जो जिसका सबसे कम है वो सबसे लास्ट में आएगा। ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जानते हैं इसको इंग्लिश में डिसेंडिंग बोलते हैं और हिंदी में अवरोही कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है आरोही, यानी कि असेंडिंग। तो आरोही अवरोही आप जानते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि जो हमारे हिंदुइज़्म है या हिंदूज़ जो हैं हमारे यहाँ, अगर रिलीजन की बात करते हैं तो हिंदू रिलीजन वाले जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मुस्लिम रिलीजन मिलता है, एंड उसके बाद आपको क्रिश्चियनिटी मिलती है, क्रिश्चियन रिलीजन मिलता है, एंड सबसे लास्ट में आपको सिखिज़म मिलेगा, यानी कि सिख रिलीजन वाले जो लोग हैं वो कम हैं इंडिया में। सो ये थे कुछ आपके 2023 सोशियोलॉजी के पेपर के क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक डिस्कस किया गया है, और उसके अलावा जो आपका पेपर होता है उसमें जो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सब के बारे में भी बताया गया है। तो वो आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। एंड हमारा जो पेपर है वो उसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये बी सेमेस्टर 2 सोशोलॉजी का 2023 का कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर था। इसका डिस्कशन चल रहा है, ये इसका पार्ट 2 था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। And thank you so much for watching. Keep watching, keep learning. Thank you so much.